तो मैं किसी के लिए भी किसी अंदाज में भी किसी स्टाइल से भी बात करता हूँ और उनकी हेल्प करने की कोशिश करता हूँ, और यही रस्म दुनिया है, ज़िंदगी का मकसद ही ये है। दैट्स इट, ग्रेट। तो ये बताइए, जब हम ऑम्बड्समैन की बात करते हैं तो लगता है जैसे कि ना कोई हरासमेंट का दायरा है या कुछ बहुत ही स्ट्रिक्ट और रिजिड उसमें स्ट्रेटजीज चलती हैं, इम्प्लीमेंटेशंस होती हैं। तो आप ये बताइए कि जो आपका इदारा है ये करता क्या है, ये बना क्यों हुआ है, और अब तक ये कौन कौन सी खिदमात जो है वो अंजाम दे रहा है पाकिस्तान के हवाले से? अच्छा, ओम्बड्समैन जो है देखें ना आपके, तो बहुत सारे ओम्बड्समैन हैं, यानी 12 के करीब ओम्बड्समैन बन जाते हैं हमारे। फेडरल ओम्बड्समैन काफ़ी हैं, फेडरल ओम्बड्समैन हेरासमेंट है, फेडरल टैक्स ओम्बड्समैन है, बैंकिंग ओम्बड्समैन है, उसके बाद प्रोविंसेस के ओम्बड्समैन आ जाते हैं। एंड I had worked in federal ombudsman as well. I worked in as a federal ombudsman insurance. Yes, insurance head, right? So I worked there. Now I am at the moment working as an advisor media to the provincial ombudsman, जो हमारे पंजाब के हैं, Major Retired Azam Suleiman. He was chief secretary Punjab also, and since chief secretary, and beside that he was interior secretary of the Pakistan. So I am working with him, and my basic aim is to sensitize the public about what is ombudsman, like you are asking me. Yes. ombudsman का नाम सुनकर भी पता नहीं क्या चीज़ है या कि ombudsman। देखिए, ombudsman तो एक ऐसी चीज़ है कि लोगों के पेटी इश्यूज होते हैं छोटे छोटे, अगर वो कोर्ट्स में जाते हैं तो इट टेक्स ईयर्स टू सॉल्व देम। ये जो ombudsman होता है ये 45 से 90 डेज में मसले सुलझा देता है। अब आप कहेंगे मसले क्या हैं? अब मसले जो ये होंगे कि हमारे यहाँ जैसे पुलिस, किस किस्म के केसेस आते हैं, मतलब कंप्लेंट्स आती हैं, और किस किस कैटेगरी की सबसे ज़्यादा आप लोग? पहले तो मैं आपको सिंपल बता दूं कि एक तरीकाकार क्या है ऐसी कंप्लेंट्स का, कि आप एक कंप्लेंट कर सकती हैं, 1050 डायल करेंगी आप, ऑलराइट, तो आपको फौरी तौर पर सारा कुछ बताएंगे वो कि हाँ जी ये चीज़ें चाहिए, इस तरह, और बैक एंड कॉल पे होते हैं 24/7 सर्विस। और अगर रात के लेट नाइट में होता है तो वो रिकॉर्ड कर लेते हैं आके। अच्छा, इसमें जो इसके अलावा आप अपनी वेबसाइट पे अप्रोच कर सकते हैं, हमारे हेड ऑफिस में आप पर्सनली भी आ सकते हैं, फिजिकली यू कैन लॉज ए कंप्लेंट। उसमें कंप्लेंट में आप क्या करते हैं कि आप सादा कागज़ में लिखें जी मुझे ये मसला है, ये प्रॉब्लम है, और आपकी अपनी होनी चाहिए, ये नहीं कि आप मेरी कंप्लेंट कर रही हो, हाँ खुद कर रही हो आके। सादा कागज़ है, शनाख्ती कार्ड है, ना किसी वकील की ज़रूरत है, ना पैसों की ज़रूरत है, और हम फौरी तौर पे आपके इशू को कंसर्न एजेंसी से, मसलन आपकी कोई FIR दर्ज नहीं हो रही या आपकी पुलिस इन्वेस्टिगेशन चल रही, गोइंग वेरी स्लो, यू आर एप्रीहेंडिंग यार ये तो कोई गड़बड़ लग रहा है काम, ये पता नहीं कितनी देर तक चलेगी, दूसरे आदमी ब्राइब ना कर दियो आके, यू अप्रोच टू अस। एक चीज़ है, अगर कोई मसला सिविल कोर्ट में चल रहा है ऑलरेडी, देन यू कैन नॉट फाइल ए कंप्लेंट। ये एक बड़ा इसमें इम्पॉर्टेंट है। सो आपकी मसले जब पुलिस के मसाइल होते हैं, नॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ FIR होती है, फिर एक और मसला होता है हमारा मिस यूज़ ऑफ अथॉरिटी हो जाती है, मिसकंडक्ट विद पब्लिक। आप देख रहे थे कि जो मसले हो रहे हैं, जो मोटरवेज पे ख्वातीन भी लड़ रही हैं, कोई यहाँ लड़ रही हैं, कोई गाड़ी चढ़ा रहे हैं, कोई बंदा किसी को मार रहा है, किसी बच्चे पर तशद्दुद कर रहा है, ठीक है ना, ये इश्यूज़ हो रहे हैं। फिर उसके साथ साथ फॉल्टी इन्वेस्टिगेशन की बात होती है कि इन्वेस्टिगेशन फॉल्टी है, इसमें गड़बड़ है, कुछ है। फिर आप कहते हैं किडनैपिंग, चाइल्ड अब्यूज़, ये वो सारे इन इश्यूज़ पे भी हम कहते हैं कि अगर है जी चाइल्ड ट्रैफिकिंग वगैरह, चाइल्ड ट्रैफिकिंग बिल्कुल वो भी होती है, चाइल्ड लेबर भी होती है, बेगरी भी होती है। फिर उसके बाद अब इंक्रीजिंग स्ट्रीट क्राइम हो रहे हैं जो उसके उस पर भी हम उन सब खबरों को अपनी लिख कर और अपने मौसम को भेजते हैं, मौसम साहब उनको देखते हैं, हम बताते हैं कि ये फलाना DPO का करने का है, CO MC के करने का है, ये CO लोकल गवर्नमेंट के करने का है, ये CO एजुकेशन वाले का है, ये CO हेल्थ वाले का है। तो वो हम पिन पॉइंट करते हैं, आप उसको आगे इंटीमेट कर देते हैं, वो फिर देख के उसके बाद उनको नोटिस जाता है आके, वो अपने खुद भी नोटिस लेते हैं, आज खुद भी यहाँ से इसे कहते हैं ना, हमारे एक मोशन नोटिस होता है, मोशन नोटिस, वो हमारे सब लेते हैं, और उसके अंदर वो फिर जब ऑर्गेनाइजेशन को जाते हैं, आपने एप्लीकेशन दी है, ऑर्गेनाइजेशन को भेजेंगे, भाई ये आपका इस तरह ये मसला है, ये कंप्लेंट है, आप जवाब दें। वो जवाब देंगे, जब जवाब देंगे हम आपको फिर देंगे, जनाब ये जवाब भेजा, वो तो उसको निगेट कर रहे हैं, वो तो कहते हैं रेपुडिएट कर रहे हैं, वो कहते हैं ये चीज़ है ही नहीं है। इन दैट इवेंट फिर आप दोबारा एक जवाब लिखेंगे, फिर हम आपको बुला लेते हैं दोनों में। दिस ऑल हैपेंस जस्ट इन द मैंडेटरी पीरियड ऑफ 90 डेज, within 90 days, बट मोस्टली वी सॉल्व द केसेस विदिन 45 डेज। ये हमारा मैंडेट। बीइंग द इंश्योरेंस हेड फॉर फेडरल डिपार्टमेंट, what I heard that you had been solving up the cases within the span of 60 days. Is that true? Yes, exactly. And you know those cases are very complicated cases.
इसलिए कॉम्प्लिकेटेड होते हैं कि उसमें इंश्योरेंस एक टेक्निकल किस्म का मसला है, उसमें लोगों को समझ नहीं आती। अगर एक अनपढ़ है, लेमैन है, तो वो भी ट्रबल में है। एक गरीब आदमी के बेचारे की ज़मीन बिकी है या उसे इनहेरिटेंस से पैसे मिले हैं, वो बैंक में लिखवाता है, तो बैंक वाला कहता है इसको इंश्योरेंस करवा लो अपनी, और कोई ना कोई आपको प्रॉफिट मिलेगा, आपके पैसे डबल हो जाएंगे आके। इसी तरह एक टीचर है, वो रिटायरमेंट होती है उसकी, ये मेल है या फीमेल है, उसके पैसे आते हैं, वो बेचारा कहते मैं अपने बैंक के पास जाता है कि वो कहते हैं अच्छा पारू आ गया, काबू कर लो इसको, तो वो कहते हैं आपको डबल पैसे हो जाएंगे, ये हो जाएगा, वो कर लेते हैं। अब उसकी जो कंडीशंस होती हैं उससे आगाह नहीं करते, सिर्फ ये कहते हैं। ये क्या चक्कर है, जब आप कोई एक आम आदमी जाता है इंश्योरेंस कंपनी में और अपने कोई पैसे इन्वेस्ट करना चाहता है, या ठीक है हर कोई अपने फ़ायदे के लिए सोचता है, हर कोई अपने फ़ायदे की सोचते हैं, तो ऐसी कौन सी चीज़ें जो छुपाई जाती हैं कंपनी की तरफ से आम आदमी को? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि उसके अंदर जो फैक्ट्स होते हैं, आप फ़र्ज़ करें बीमार हैं, जो पॉलिसी होल्डर है वो बीमार है, उसको कोई खुदा ना खास्ता कोई हार्ट का इशू है या उसको कोई किडनी का इशू है, ठीक है, तो लीवर सिरोसिस है, अगर ऐसे मसाइल हैं तो वो कहते हैं नहीं आप ठीक है, ओके कर दें कि मेरे कोई बीमारी नहीं है, क्योंकि जाहिर है अगर आप वो लिखेंगे तो आपकी टर्म्स कंडीशन बदल जाती हैं, तो उसमें आपकी अमाउंट कम हो जाती है। तो अब जब वो बंदा मर जाता है 2 साल बाद और उसके घर वाले क्लेम के लिए जाते हैं कि जनाब हमें पैसे दें, हमारा बंदा मर गया, तो वो कहते हैं अच्छा हमें आप ज़रा दें तो सही ना, कोई कागज़ शागज़ दें, आपके कहाँ इलाज कराते रहे। वो बेचारे इनोसेंटली वो पकड़ा देते हैं, कहते हैं आपने तो 2020 में इंश्योरेंस कराई है, आप तो 2018 से बीमार थे। तो उसने कहा जी कि मैं बीमार था, लेकिन उन्होंने कहा आपने तो जगह कोई बीमारी नहीं लिखा हुआ। कहने किसके पे करते हैं, जो बैंक वाला है या इंश्योरेंस कंपनी वाला है, वो नो कर देता है हर जगह। तो कहते हैं आपने हमें छुपाया हमारे से, तो वो एक उल्टा एक बन जाता है। हाँ, आपको क्लेम नहीं देंगे, आपको डेथ क्लेम नहीं देंगे आपको। तो यहाँ पे प्रॉब्लम्स आती है। दिस इज द प्रॉब्लम। तो कहना ये चाहिए कि हर आदमी को चाहिए कोई चीज़ छुपाए मत। और अगर फ़र्ज़ करें एक और उसमें बड़ा कैच ये होता है कि अगर आपने फ़र्ज़ करें एक करने जा रहे हैं इंश्योरेंस, तो आप अगर 10 साल तक देनी पड़ते हैं पैसे आपको, अगर आप 2 साल बाद देते हैं तो कहते हैं यार 2 साल के बाद कितने पैसे मेरे हो गए, 1 लाख दिए, तो कहते हैं आपके पैसे हैं जी 1,40,000। एकदम पैनिक ही हो जाएगा, है मैंने तो 2 लाख दिए, कम हो गए। उसमें कमीशन ले जाता है बैंक वाला, ठीक है, बैंक को कमीशन चले जाता है आके। अब ये बात उसको नहीं बताई जाती। अब जब वो तीसरा पे देगी क्लेम, चौथा देंगे प्रीमियम, 5वां 6वां, फिर वो पार इवन पे आ जाता है, फिर आगे से उसके थोड़ा बहुत प्रॉफिट हो जाता है। बेसिकली इंश्योरेंस इज नॉट अ प्रॉफिट मेकिंग स्ट्रेटजी, राइट? इट इज सॉर्ट ऑफ इन केस ऑफ योर डेथ, आपके बच्चों के लिए, आप एजुकेशन के लिए, आप एजुकेशन की भी कराते हैं कि जी मेरे बच्चे की एजुकेशन चलती रहे, पैसों में मैं देता रहूँगा, आके मर जाता है तो फिर वो इंस्टीट्यूशन खुद देता है। तो ये बताइए, जो इसको हम सिंपली ये भी कह सकते हैं ना कि हम जितने पैसे इन्वेस्ट करते हैं उसी की मल्टीप्लाई करके डबल अमाउंट कुछ ना कुछ बनती है। डबल तो बनती नहीं, डबल नहीं बनती। नो, मैंने 4 साल काम किया, मैं 4 years। मतलब फॉर एग्जांपल इफ वी हैव 50,000 इन्वेस्टेड, तो उसके अगर आपने 50,000 इन्वेस्ट किए हैं 10 सालों में, कितने हो गए? 5 लाख। ऑलराइट, 5 लाख हो गए ना। तो वो जब 10 साल हो जाएंगे, उसमें एक और कैच आ जाता है। अगर आप 60 साल के करीब हैं, 59 है, वो 5 लाख के बजाय आपको कहें जी आपकी अमाउंट बनी है, आज लेने चाहते हैं आप 4,30,000। वो कहते हैं मैंने तो भाई 10 साल दिए, मुझे तो प्रॉफिट होना चाहिए। तो कहते हैं आपकी एज बड़ी थी, रिस्क फैक्टर ज़्यादा था आपके ऊपर। तो यंग लड़का करेगा तो उसके 5,90,000 या 6,10,000 बन जाएंगे, क्योंकि लाइफ रिस्क उस पर कम है, ठीक है, उस पर लाइफ रिस्क कम है। तो ये ऐसे चीज़ें हैं जो आम आदमी, क्या पढ़े लिखों को नहीं पता लगता। मैंने देखा कि 21 ग्रेड के ऑफिसर्स थे, CSS पास कुछ ख़वातीन थी जिनके मैंने केसेस किए और उनको 10 लाख उन्होंने दिए, तो उन्होंने कहा जी हम 7 लाख देंगे आपको। तो मैंने कहा जी आप पूछ रहे हैं कैंडिडेट से, जो भी आपका क्लाइंट है, तो कहीं 7 लाख ही दे दे हमें। सर ये बताइए, जब हम इंश्योरेंस कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं या जो पैसे हमें मल्टीप्लाई होते हैं, तो वो सूद में आता है या नहीं? जी बिल्कुल, ऑटोमेटिकली आप कोई चीज़ भी उसके ऊपर इंटरेस्ट लेंगे तो सूद ही बन जाएगा ना वो तो आके। तो अगर ये तो एक है वो जो कि नॉर्मल तरीके से चल रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ कई एक ऐसे हैं, वो तकाफुल, इस्लामिक तकाफुल है, उसमें भी आप करते हैं कि वहाँ आप सूद नहीं लेते आप आके। यानी आप ऊपर से ये है कि जो आपका वो ठीक बैंकिंग सिस्टम, इस्लामिक बैंकिंग, वो है, उसमें कोई ऐसा इशू नहीं है। तो वो एक प्रोविजन है कि आप तकाफुल के जरिए ना वो कर सकते हैं, और लोग कर रहे हैं उसके जरिए आके। ठीक हो गया सर। मुझे ये बताइए, जब हम बात करते हैं पॉपुलेशन की, फिर मोर्टेलिटी रेट की, तो सबसे ज़्यादा कौन से केसेस आपके पास आते हैं, किस कैटेगरी के? देखिए, मोर्टेलिटी रेट पाकिस्तान का, हम नौज़ायदा बच्चे के मरने की शरह, पाकिस्तान इज़ द वर्स्ट कंट्री पाकिस्तान। आज से नहीं है,
आपने MDGs का नाम सुना होगा। MDGs थे हमारे जो कि ख़त्म हो गए थे, उसके ऊपर SDGs पे चले गए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो SDGs, इसमें हमारे क्लाइमेट चेंज आ गया, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर आ गया, और बहुत सी चीज़ें आ गई, ये जेंडर इक्वालिटी आ गई, हंगर जो अब ये जो आई ना, ये 2015 में मैं न्यूयॉर्क गया था, उस वक्त ICPD हुई थी, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन पॉपुलेशन डेवलपमेंट, तो वहाँ से हम SDGs पे चले गए। अब हमने तो जो दूसरे कंट्रीज़ हैं लाइक बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, मालदीव, श्रीलंका, इंडिया, दे हैव डन वेल इन दी MDGs, वी हैवंट। तो हमारे मसाइल मुल्क के ऐसे रहे हैं हमेशा से आके, हमारे पास फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट रहा है। जब तक पैसे ही नहीं होंगे, अब हेल्थ को पैसे ही नहीं कंट्रीब्यूट करेंगे 4% ऑफ द GDP, तो आपका तो 1% से भी कम था GDP का हेल्थ के लिए, आपका 1% से भी कम है एजुकेशन के लिए। हाउ कैन यू डू दैट? कैसे आप बेहतर कर सकते हैं एजुकेशन को, हेल्थ को? लिहाजा जो बच्चों के मरने की शरह सबसे ज़्यादा हमारी, औरतों के ज़िंदगी के दौरान मरने की शरह सबसे ज़्यादा। उस वक्त जब मैंने एक पाकिस्तान डेमोग्राफिक हेल्थ सर्वे लॉन्च किया था, बड़ी बुक होती है आगे, हमने सेंसिटाइज किया सारे सूबों के अंदर बड़े लोगों, सबकी गवर्नमेंट्स के साथ हमने शेयर किया। तो UNFPA के कंट्री हेड मिस्टर राबी थे श्रीलंकन के, कि मिस्टर खान व्हाट वी कैन डू फॉर यू? आई सेड आई वांट टू होल्ड एन इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन MDGs 4, 5, 6। ये यही थे तीन, HIV, AIDS, चाइल्ड मोर्टेलिटी और मैटरनल मोर्टेलिटी। अब आप देखिए कि पहली कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान की किसने की? उसने कहा गो हेड मिस्टर खान, वी विल फाइनेंस। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का खर्चा कोई नहीं किया उन्होंने। जितने डेलीगेट्स बाहर से मंगवाए थे सारे की पेमेंट UNFPA ने की। और हमने नेस्ट में जो डॉक्टर शफाक साहब होते हैं वहाँ, उनसे मेरे फाइनेंस सेक्रेटरी भी रहे, स्पेशल मैं जॉइंट सेक्रेटरी फाइनेंस था उन दिनों में, तो उन्होंने मैंने कहा जी मुझे अपना दे दें जो आपका ऑडिटोरियम है, तो उन्होंने ऑडिटोरियम दिया था। हमारे उस वक्त थे एहसन इकबाल साहब, सारा तारड़ साहब, ये हेल्थ की मिनिस्टर थी, तो बहुत अच्छी वो कॉन्फ्रेंस हुई। तो ये पहली वाहिद कॉन्फ्रेंस है जो कि गवर्नमेंट के लेवल पे आज तक हुई है। तो हम प्रॉब्लम ये होता है कि चीज़ों को कंटिन्यूटी लेके नहीं चलते आगे, हमारी जो नहीं है, एब्सोल्युटली हमारी पॉलिसीज़ में कंटिन्यूटी नहीं है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में मैंने किया काम, जो कि बांग्लादेश हमारे से बहुत आगे, इंडिया हमारे से आगे है, कोरिया हमारे से आगे है, वियतनाम हमारे से आगे है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, हमारे यहाँ पैसे नहीं है ना, पैसों की कमी है ना, टैक्स इकट्ठा नहीं होता, रेवेन्यू होता, उस जगह पे फिर वहाँ पर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप इज़ द बेस्ट आंसर। जो आज बिलावल साहब भी कल कह रहे थे कि ये वो ना प्राइवेटाइज ना करें, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में करें, जैसे सड़कें बनती हैं। तो ये बताइए कि इसको कॉप करने के लिए, इन चीज़ों को जैसे कहते हैं ना कॉम्बैट, या इनको कॉप अप करने के लिए क्या स्ट्रेटजीज होनी चाहिए जो कंसिस्टेंसी से चलती जाए? देखिए बात ये है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, दैट इज़ द आंसर। जब तक हमारे मुल्क में पॉलिटिक्स, यानी आप देखें गवर्नमेंट्स कम एंड गो, ठीक है, आज की अपोजिशन है कल रूलर है, कल की रूलर है आज अपोजिशन है, ठीक है, लेकिन एक मुआहदा होना चाहिए आपस में तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ का। ये इश्यूज़ हैं क्या, ओवर पॉपुलेशन को एड्रेस करना है, हमने औरतों की एम्पावरमेंट करनी है, हमने चाइल्ड अब्यूज़ ख़त्म करनी है, हमने ये जो ऑनर किलिंग ख़त्म करनी है, हमने जनाब ये देखे ना हर दूसरे दिन अवेयरनेस होनी ज़रूरी है बहुत, हमने ये क्लाइमेट चेंज पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करना, ये भट्टे शट्टे बंद करेंगे और ये फसलों में बाकियात जलाने वाली बातें हैं, जो फसल की बाकियात को जलाते हैं, ये हर कीमत भी होगी, कंप्रोमाइज़ नहीं होगा, लेकिन कंप्रोमाइज़ हो जाता है।